Carnot cycle and Carnot's engine. ओके, हम लोगों ने हीट इंजन के बारे में पढ़ा है. Heat can be converted into mechanical work and the equipment we use for it is heat engine. Other way round, there can be a reverse heat engine. जब ये heat engine काम करता है, किस तरह से heat को हम mechanical work में convert करते हैं, that is given by Carnot's engine. The process involved in converting heat into mechanical work is Carnot cycle. तो ये दोनों चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. उसकी प्रोसेस इन्वॉल्व क्या है और उसका इंजन किस तरह से काम करता है. तो सबसे पहले इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. कंपोनेंट्स, इसमें एक हमारे पास हीट का सोर्स होगा जिससे हम हीट लिया करेंगे. सो दैट विल बी सोर्स ऑफ हीट. एक हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस होगा. इस वर्किंग सब्सटेंस का काम है हीट लेना, एक्सपैंड होना, मैकेनिकल वर्क करना और सिंक को हीट देना, जैसा कि हीट इंजन में हमने पढ़ा. दैट इज वर्किंग सब्सटेंस. तीसरा, आपको मालूम है हीट इंजन में तीसरी क्या चीज होती है, सिंक. हायर टेम्परेचर पे कौन रहेगा, सोर्स ऑफ हीट विल बी एट हाई टेम्परेचर. एट हाई टेम्परेचर T1 एंड सिंक एट लो टेम्परेचर T2. वर्किंग सब्सटेंस इस पर्टिकुलर केस के लिए, कार्नोट इंजन के लिए हम लोग लेते हैं वर्किंग सब्सटेंस इज एन आइडियल गैस. प्रैक्टिकली आइडियल गैस इज नॉट पॉसिबल बट वी हैव स्टडीड इन प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल में हम लोग इसको आइडियल गैस ले सकते हैं. ओके, सोर्स एट टेम्परेचर T1. सोर्स की क्या स्पेशलिटी होती है. सोर्स की स्पेशलिटी होती है whatever heat you take from the source, its temperature will not decrease. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, मोटरसाइकिल का इंजन हम स्टार्ट करते हैं. जिस जगह पर पेट्रोल जलता है उसका एक टेम्परेचर, सपोज दैट टेम्परेचर इज 400 सेल्सियस. वहां से इंजन चलता है, दूसरी बार स्ट्रोक में फिर पेट्रोल जलता है, फिर इंजन चलता है, तीसरी बार फिर पेट्रोल जलता है. अगर पहली बार उसका टेम्परेचर 400 आ गया 1 मिनट के बाद, 2 मिनट बाद देखेंगे तब भी 400 है, 5 मिनट बाद देखेंगे तब भी 400 है, जबकि हम लगातार उसकी हीट को यूज कर रहे हैं. तो इस तरह से सोर्स का मतलब क्या होता है, हीट आप लेते जाइए, यूज करते जाइए, टेम्परेचर कम नहीं होगा. ऐसी चीज को क्या बोलेंगे, सोर्स. दूसरा, सिंक. सिंक का टेम्परेचर T2 एक कांस्टेंट टेम्परेचर है. प्रैक्टिकली हम लोग जो हमारा एयर एटमॉस्फेयर है, इसको सराउंडिंग को हम लोग सिंक मान लेते हैं. एक ये एटमॉस्फेयर एक बहुत अच्छी सिंक है, समुद्र एक बहुत अच्छा सिंक है. जब हम मोटरसाइकिल चलाते हुए जलता हुआ धुआं हाई टेम्परेचर पर बाहर निकलता है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उस धुएं के कारण तुरंत बढ़ता नहीं है. लॉन्ग टर्म इफेक्ट अलग बात है, पर अदरवाइज जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उतना ही रहता है. आप 1 घंटा मोटरसाइकिल चला के यहाँ से चांपा जाइए, वापस आइए, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा एयर का. तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंक कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. अब ये तीनों चीजें, इसको हम सेट करते हैं. देखिए, यहाँ पर हमने एक सोर्स बनाया. इस सोर्स का टेम्परेचर T1. यहां एक सिंक बनाया. सिंक इज एट ए लोअर टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर लिया हमने T2.
वर्किंग सब्सटेंस एक गैस जो फैल सके। वर्किंग सब्सटेंस थर्मोडायनेमिक्स में, इंजन्स में, हर जगह हम लोग लेंगे एक सिलेंडर, उसमें एक गैस है जो फैल सकती है। जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन है और पिस्टन के नीचे गैस है, जब वो गैस फैलेगी तो पिस्टन को पुश करेगी और पिस्टन को पुश करने के कारण वो वर्क करेगी। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है और ये पिस्टन इस रॉड को ऊपर नीचे करेगा। यहां पर ये जो गैस यहां भरी है, दिस इज वर्किंग सब्सटेंस। तो इसको हम नोट करते हैं वर्किंग सब्सटेंस। इसकी कुछ और स्पेशलिटीज है। ये जो सिलेंडर जिस वॉल का बना हुआ है, दैट इज ए नॉन कंडक्टिंग वॉल। नॉन कंडक्टिंग मीन्स हीट का आना जाना नहीं हो सकता। ये वाली दीवार जो सर्कुलर दीवार है और जो ये पिस्टन का मटेरियल है, ये दोनों चीजें कैसी हैं? नॉन कंडक्टिंग। लेकिन ये जो नीचे का पार्टीशन है, दिस पार्टीशन इज डायथर्मिक। डायथर्मिक मीन्स कंडक्टिंग। इसमें से हीट का आना जाना हो सकता है, ताकि हम इसको यहां रखेंगे, यहां से हीट ले लेगा, यहां रखेंगे तो यहां हीट को दे देगा। इसलिए सिर्फ नीचे का पोर्शन इसका कंडक्टिंग रखा जाता है। जब हम हीट का लेना देना दोनों नहीं करना चाहते, उस समय हम इसको एक पैड पर रखते हैं। यहां पर हमने एक पैड बना दिया एंड दिस इज इंसुलेटिंग पैड। अगर इसको हम पिस्टन को इस पर रख देंगे तो इसके नीचे इंसुलेटर आ जाएगा, इधर से भी हीट का आना जाना बंद हो जाएगा, बाकी सब तरफ से ऑलरेडी बंद है। तो इसके अंदर हीट का आना जाना बंद हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे जो भी प्रोसेस हो रही है वो कैसी प्रोसेस हो गई? एडियाबैटिक। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ओके। तो ये हमारे मेन सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक, ये तीन चीजें हमारी मेन इसमें काम करेंगी। अब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे वर्किंग कैसे होती है। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हो गया, कंपोनेंट्स के बारे में हो गया। कंपोनेंट्स के बाद वर्किंग देखिए। इसकी वर्किंग हम लोग 4 पार्ट में स्टडी करेंगे। चारों पार्ट में 6-7 पॉइंट हैं जो हमको स्टडी करने हैं। इसको पढ़ने का तरीका याद रखिए। फर्स्ट पार्ट में 6 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स है आप याद कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में उसी 6 को रिपीट करेंगे, थर्ड में भी उसी 6 को रिपीट करेंगे, चौथे में भी उसी। तो आपको सिर्फ खाली 6 स्टेप याद रखने, बाकी सब चीजें आपको आती हैं। तो हमारा पहला स्टेप होता है कि हम कहां पर प्रोसेस कर रहे हैं, जो सिलेंडर है कहां रखा है, ये हमारा पहला स्टेप बताएगा। या सबसे पहले नोमेनक्लेचर कि कौन सा स्टेप हम बताने जा रहे हैं। तो अभी हम जो पहला स्टेप बताने जा रहे हैं उसका नाम है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन नाम आ गया। उसके बाद ये स्टेप कहां पर होता है, इसके लिए स्टार्ट करते हैं। द सिलेंडर इज केप्ट ऑन सोर्स एट हाई टेम्परेचर T1. The gas is allowed to expand. On absorbing heat. ओके, अब जब ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है, इसका टेम्परेचर कितना है? T1. क्या ये टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नहीं है, क्योंकि T1 ना कम होता है ना बढ़ता है।
अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है और ये हीट को ले रही है, हीट को लेके एक्सपेंड हो रही है, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसोथर्मल के एडियाबैटिक? आइसोथर्मल। और हीट लेने के कारण ये एक्सपेंड होती है, तो प्रोसेस का पूरा नाम क्या हो गया? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहां पर होता है? ये सोर्स T1 पर जब सिलेंडर को रखते हैं। ओके, तो ये हमने बताया एक्सपेंड ऑन एब्जॉर्बिंग हीट। अच्छा, इसके बाद वर्क इज डन बाय गैस। जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क का क्या होता है? वर्क इज डन बाय द गैस और वर्क इज डन ऑन द गैस। बाय द गैस, एक्सपेंशन। तो अभी गैस ने वर्क किया, सो वर्क इज डन बाय द गैस, और आपको बताना है ये वर्क कितना हुआ। तो इसके लिए हम पहले इसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसके बारे में बात करते हैं। द प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज फ्रॉम P1 V1 to P2 V2, और दोनों समय टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट, दैट इज T1। और इसका यहां पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम P1 V1, ये है पॉइंट ए, यहां से प्रोसेस स्टार्ट हुई। वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा तो हमारा ग्राफ किस तरफ जाएगा? राइट साइड में। जब वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो प्रेशर डाउन होगा, तो ग्राफ किधर जाएगा? नीचे। दैट इज आइसोथर्मल ग्राफ। तो यहां से ये हमारा ग्राफ बना, और प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, और यहां पर आकर हमारी रीडिंग हो गई P2 V2। टेम्परेचर अभी भी कितना है? T1। यहां पर भी टेम्परेचर क्या था? T। ये A से लेके ये दूसरा पॉइंट हमको मिला B। सो A B, एरो किस तरफ लगेगा? A से B की तरफ। सो ये एरो क्या दिखाता है? दिस इज एक्सपेंशन। ओके, सो P1 V1 to P2 V2। अब इसमें हम निकालते हैं हाउ मच इज द वर्क डन। ये वाला जब आप ग्राफ बनाएंगे ध्यान रखिए, स्लोप ज्यादा मत रखिए। ज्यादा स्लोप किसका होता है? एडियाबैटिक कर्व का। और ये कौन सा है? आइसोथर्मल। तो आपको स्लोप कम रखना है। अच्छा, अब वर्क इज डन बाय द गैस। ये जो वर्क डन बाय द गैस है, इसको हम दो तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे वर्क डन को मेंशन करने के दो तरीके आपने सीखे। एक अलजेब्रिक, उसमें आप फॉर्मूला बताएंगे कि ये उसका एक्सप्रेशन है। दूसरा ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक में क्या बताएंगे? एरिया अंडर द पीवी डायग्राम गिव्स द वर्क डन। दोनों को यहां मेंशन करते हैं। तो पहले लिखते हैं वर्क इज डन बाय द गैस W1, दिस इज इक्वल टू Q1, द हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, और ये किसके बराबर होता है? तो पिछली क्लास में जो आपने लिखा है वर्क डन इन आइसोथर्मल, उसके लिए आप देखिए, यू हैव नोटेड डाउन RT1 log V2 by वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हुआ किस टेम्परेचर पे? T1 पे। तो वर्क डन इतना होता है। ये हमने नोट किया, इसका डेरिवेशन हम पहले कर चुके। ठीक है। अगली चीज, इसी वर्क डन को ग्राफ के रूप में बताइए। तो इसी वर्क डन को ग्राफ के रूप में कैसे बताएंगे? यहां से हम नीचे एक्सटेंशन करते हैं, G I। ये वाला जो एरिया बना, दिस टोटल एरिया गिव्स द वर्क डन। एरिया A B G
IA. This is work done by the gas. तो ये हमने एक स्टेप एक्सप्लेन कर दिया पूरा। फिर से देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें आपको याद करनी है। स्टेप का नाम क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सिलेंडर कहाँ रखना है? ऑन सोर्स एट हाई टेम्परेचर T1। ये क्या करेगा? दिस इज एब्जॉर्बिंग हीट। हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करता है? ये इसका एक्शन। सो एक्शन इज इट एक्सपेंड्स। जब एक्सपेंड होगा तो वर्क करेगा। एक्सपेंशन होने से प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 से P2 V2 तक चेंज हो गए, एक्सपेंड हो गया और वर्क डन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमने लिख दिया और एरिया। तो ये हमारी सब 6 की 6 चीजें हो गई मेंशन। तो ये एक स्टेप खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में फिर से हमने यही चीजें लेनी है और हमारे सेकंड स्टेप का नाम है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो सबसे पहले कहां होता है? तो उसके लिए द सिलेंडर इज केप्ट ऑन द पैड। द सिलेंडर इज केप्ट ऑन द पैड। इंसुलेशन पैड। इंसुलेशन पैड पे रखने से सब तरफ से बंद हो गया एंड and gas is allowed to expand further. अगर गैस और फैल सकती है तो हम उसको और फैलने देते हैं। सिलेंडर के अंदर पिस्टन को चलने देते हैं ताकि गैस और फैल जाए। अब एडियाबैटिक में जब बाहर से हीट आना जाना नहीं कर सकती और गैस एक्सपेंड होती है, प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, व्हाट हैपेंस टू टेम्परेचर? आपने एडियाबैटिक फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। करेक्ट? टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है। इसको हमने कहाँ रखा हुआ है? इंसुलेशन पैड में, और इसको अलाउ किया हुआ है कि फैल जाए जितना फैलना है। ऐसा आखिरी तक वो चलते जाता है, टेम्परेचर कम होते जाता है। मान लो टेम्परेचर कम होते गया, हमने इसको अलाउ किया कि टेम्परेचर कम होके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर या सिंक के टेम्परेचर T2 के बराबर आ जाए। T2 लोअर टेम्परेचर। तो ये एक्सपेंड हुआ। कौन सा एक्सपेंशन है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब चूंकि गैस एक्सपेंड हुई है इसीलिए वर्क का क्या है? डन बाय द गैस या ऑन द गैस? एक्सपेंशन वर्क डन बाय द गैस। याद रखिए, एक्सपेंशन बाय द गैस, कंप्रेशन ऑन द गैस। ये भी क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। लेकिन अंतर क्या है? एडियाबैटिक हो रहा है। एडियाबैटिक में टेम्परेचर कम हो जाता है और उसकी इंटरनल एनर्जी ही उसको एनर्जी देती है। तो वो भी हमने अलाउ किया। The cylinder is kept on the pad and gas is allowed to expand further. Let the temperature come down to T2. The pressure and volume change from
P2 V2 2 P3 V3। अब ये P2 V2 से P3 V3 तक आया, इसका हम इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं और ये हमने इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाया। दिस इज पॉइंट C, इसकी रीडिंग है V3 और इसका टेम्परेचर T2, ये पॉइंट C आ गया। इट इज एन एक्सपेंशन, इसलिए इसका एरो हम इस तरफ लगाएंगे। सो दिस इज पॉइंट C। Okay, because it is expansion, work is done. Work is done by the gas. ये work done by the gas कौन सी प्रोसेस में हो रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो एडियाबैटिक का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए। एडियाबैटिक गैस में वर्क डन कितना होता है? हाँ देखिए, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। मिला? is equal to minus T. हाँ, dW is equal to minus T. वर्क डन R T2 minus T1 upon 1 minus गामा, ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिला? W is equal to R upon 1 minus Y T2 minus T2. हाँ, R T2 minus T1 upon 1 minus gamma. This is work done. ये सबने किया हुआ है, पिछली क्लास में सबकी कॉपी में। ओके, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। अब बताइए ग्राफ में ये वर्क डन किससे एग्जिबिट होता है? तो ग्राफ में हमने यहां से ये एक लाइन खींची, इसका नाम दिया F। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? एरिया B C F G फिर से B C F G D, ये इस ग्राफ के नीचे का एरिया। दिस इज वर्क डन, ये इस प्रोसेस का वर्क डन हो गया। तो पहली प्रोसेस का वर्क डन बाय द गैस ये था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कितना वर्क डन और हो गया? दिस इज नाउ द टोटल वर्क डन बाय द गैस थ्रू एक्सपेंशन। और अब कहां तक पहुंचा है सिलेंडर? इंसुलेशन पैड पे रखा है और एक्सपेंशन कितना हो चुका? जितना होना था। आइसोथर्मल भी हमने अलाउ कर दिया सोर्स पे रख के, एडियाबैटिक भी अलाउ कर दिया पैड पे रख के। दो ही तरीके होते हैं, पूरा एक्सपेंशन हो चुका। इसका मतलब वो पूरा काम कर चुके हैं। अब हम दोबारा साइकिल चाहते हैं। अगर हम साइकिल दोबारा चाहते हैं तो हमको फिर से उसको इनिशियल पोजीशन पे लाना है। अब कंप्रेशन में ये सिलेंडर पूरा ऊपर चला गया है एक्सपेंड होके, हम उसको दोबारा लाना चाहते हैं। व्हाट इज दैट प्रोसेस? कंप्रेशन। तो अब हम उसको दोबारा लाके फिर से उससे काम लेना चाहते हैं। सो वी स्टार्ट कंप्रेसिंग इट। तो अब थर्ड हमारा स्टेप स्टार्ट होता है। दैट थर्ड स्टेप विल बी रिवर्स ऑफ दैट एंड दैट विल बी आइसोथर्मल कंप्रेशन। The
The cylinder is kept on the sink and compressed the pressure and volume change from P3V3 to P4V4. अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम का क्या होगा, कम कि ज्यादा? कम होने से ये पॉइंट किधर जाएगा? लेफ्ट। प्रेशर बढ़ेगा तो किधर जाएगा? ऊपर। तो हम देखते हैं हमारे ग्राफ का अगला पॉइंट हमको यहाँ नहीं मिलता है। एंड और इसमें एरो इस तरफ होगा बिकॉज दिस इज कंप्रेशन। यहां पर इसकी रीडिंग क्या है? P4 V4। अब मुझे ये बताइए इसका टेम्परेचर क्या है? T1 T2 T3 या क्या? T2। क्यों? इसलिए नहीं, ठीक है। T2 इसलिए है क्योंकि हम कहाँ रख के कर रहे हैं काम? सिंक पे रख के कर रहे हैं। कहाँ रखा हुआ है उसको? सिंक पे आप दबाइए, उठाइए, कुछ भी करिए, वो टेम्परेचर को बदलने नहीं देता है। कितना रखता है? T2। सोर्स पे दबाइए, उठाइए, कुछ भी करिए, कितना रखेगा? इसलिए उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? T2। और चूंकि टेम्परेचर नहीं बदल रहा इसलिए उसका नाम क्या है? हाँ, इसलिए हमने आइसोथर्मल लिखा। गैस पढ़ी लिखी नहीं है, उसको नहीं मालूम कि मेरा नाम आइसोथर्मल है तो मैं टेम्परेचर नहीं बदलूंगा। ठीक है, तो वो टेम्परेचर क्यों नहीं बदलती? क्योंकि वो सिंक पर है। तो P4V4 टेम्परेचर कितना लेना है? T2। ये आ गया। एंड दिस इज पॉइंट D। उसके बाद वर्क डन। अब बताइए वर्क डन के बाद मुझे क्या लिखना है? बाय द गैस, ऑन द गैस? ऑन द गैस, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है? कंप्रेशन। वर्क डन ऑन द गैस। और चूंकि ये आइसोथर्मल है इसलिए इसका फॉर्मूला वो लॉग वाला फॉर्मूला होगा। इसको हम लिखते हैं W3। हमने जब इसको कंप्रेस किया जरूर इसमें से कुछ हीट बनी होगी, Q2। वो Q2 हीट कहाँ चली गई? सिंक में, दैट इज हीट रिजेक्टेड। तो ये वाली हीट कौन सी है? Q2। और इसका फॉर्मूला किस टेम्परेचर पे हो रहा है? T2। सो दिस इज लॉग V। कौन सा V? 3 से 4। ठीक है, V3 to V4। दिस इज वर्क डन। अब इसी वर्क को एरिया में बताइए। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा H, C, F, H, D, C, F, H, D, C। ये है वर्क डन ऑन द गैस। क्योंकि ये वर्क डन ऑन द गैस है इसलिए हम इसको साइन अलाउट कर देते हैं माइनस। ओके, फिर से थर्ड प्रोसेस को देखिए।
थर्ड प्रोसेस का नाम, लोकेशन कहाँ होता है, कहाँ पर है, सिंक पे होता है, ठीक है। कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है। वर्क इज डन, प्रेशर वॉल्यूम का क्या होगा, कंप्रेशन किया तो प्रेशर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज। P3 V3 P4 V4, what will happen to temperature, that will remain constant. Work done RT2 log V4 minus V3, work done on the gas है इसलिए माइनस, और ये एरिया, आप चाहे तो एरिया में भी माइनस लगा सकते हैं। ओके, दिस इज वर्क डन। अब प्रोसेस नंबर 4, ये नोट हो गया सबका, हाँ। अब इसका नाम आप बता सकते हैं, नंबर 4, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए फिर से हम इस सिलेंडर को यहां से उठाकर पैड पर रखते हैं, क्योंकि एडियाबैटिक वर्क जितने भी होंगे पैड पर होंगे, तो इसको उठाकर रखते हैं, फिर से दबाते हैं। सो इसको यहां मेंशन करते हैं, सिलेंडर इज केप्ट ऑन इंसुलेशन पैड and compressed. जब हम इस पर कंप्रेस करेंगे, प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये पॉइंट किधर जाएगा, ऊपर। वॉल्यूम कम होगा, लेफ्ट में जाएगा, टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। टेम्परेचर को हम इतना जोर से दबाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ते 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 T1 के बराबर पहुंच जाए, ठीक है। और प्रेशर P1 के बराबर, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम V1 के बराबर पहुंच जाएगा। तो एक केप्ट ऑन इंसुलेशन पैड एंड कंप्रेस्ड so much that pressure and volume change from P4 V4 to P1 V1 and temperature rise to T1. This is initial condition. This is initial condition. Hence, cycle is complete. ये पॉइंट डी से लेके ए तक, दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। डायग्राम D2
तो इंसुलेशन पैड पे रख के प्रेस करके टेम्परेचर हम कहाँ पहुंचा चुके हैं, T1। अब इसको यहाँ से उठा के कहाँ रखेंगे, सोर्स पे, दूसरा साइकिल चलेगा। Allow it to expand. Now gas will do the work. Okay. ये जो हमने लास्ट स्टेप किया, compress on the gas, कितना होगा? Work done on the gas W4 is equal to R T1 minus T2 1 minus gamma negative. ग्राफिकली वर्क डन कितना होगा, एरिया ADHIA, ये वाला एरिया। इस इंडिकेटर डायग्राम के नीचे का एरिया वर्क। पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन ऑन द गैस, इस ग्राफ के नीचे का एरिया। हाँ जी, ये हो गया। अब हम वापस कहां पर पहुंच गए हैं, पॉइंट ए पे, जहां से स्टार्ट किया। यहाँ कहाँ वापस पहुंचे हैं, इंसुलेशन पैड से उठा के सिलेंडर को कहाँ रखेंगे, सोर्स T1 पे, एंड साइकिल विल स्टार्ट। पहला स्टेप उसमें क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वर्क डन बाय द गैस। फिर उठा के यहाँ रखेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वर्क डन बाय द गैस। फिर यहाँ रखना है और प्रेस करना है, वर्क डन ऑन द गैस, कंप्रेशन। फिर यहाँ रखना है, फिर जोर से दबाना है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, वर्क डन ऑन द गैस। तो 2 बार वर्क डन बाय द गैस होता है और 2 बार वर्क डन ऑन द गैस। वर्क डन बाय द गैस, ये 2 इंडिकेटर डायग्राम है, इसके नीचे का पूरा एरिया वर्क डन बाय द गैस है। और ये कंप्रेशन है, ये क्या दिखाता है, वर्क डन ऑन द गैस। इसको देखकर बताइए कौन सा ज्यादा है, बाय द गैस। तो गैस हमको जितना वर्क करके देती है उतने से कम में वर्क करके हम उसको वापस इनिशियल कंडीशन में पहुंचा देते हैं, ताकि वो दोबारा हमको वर्क करके दे। तो मान लीजिए यहां से ये और यहां से ये दोनों के नीचे का एरिया 100 जूल के बराबर है। तो गैस ने हमको 100 जूल वर्क करके दिया। सिलेंडर को वापस पहुंचाने में हमने 2 बार वर्क किया और हमको 50 या 40 जूल का हमको काम करना पड़ा। तो हमको फायदा कितना हुआ, 60 जूल गैस ने हमको काम करके दिया। अगली बार फिर वो 100 जूल करेगी, 40 जूल में हम फिर वापस पहुंचाएंगे। इस तरह हर साइकिल में हमको वो वर्क करके देती जाएगी। और वर्क किस एरिया के बराबर है इसको देख के बताइए, A B C D A। So area of a cycle, area enclosed inside a cycle in a cyclic process is equal to the work given by the gas in one cycle। समझ में आया? तो इसके बाद लिखिए वर्क डन बाय द गैस। इसको दोनों तरह से हमको बताना है, अलजेब्रिक भी और ग्राफिकल भी। तो वर्क डन बाय द गैस, अब 4 तरह के वर्क डन के इक्वेशन आपने लिखे, चारों का सम कर देते हैं एंड दैट विल बी टोटल वर्क डन। सम करके आप देखिए W2 और W4 बराबर है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो वर्क डन हमको क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन Q1 minus Q2 and that is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4। अगर आप इसको शुरू में ना ले, सिर्फ इतना ही ले,
टोटल वर्क डन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सेम एक्सप्रेशन प्लस और माइनस के साथ। इन दोनों के एक्सप्रेशन को जब आप लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा बोलो? आर नहीं देखो पढ़ो कितना है? हाँ log v2 upon v1 minus rt2 log v4 by ये आ गया हम लोगों का नेट वर्क गेन पर साइकिल। एक साइकिल में ये इंजन हमको इतना वर्क करके देता है। एरिया ए बी सी डी ए। So this is Carnot cycle and this is Carnot's engine। अच्छा, अब उसके बाद एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं, जैसे Carnot's इंजन ये एक थ्योरेटिकल इंजन है। एक्चुअल प्रैक्टिकल में ऐसा इंजन नहीं होता, या प्रैक्टिकल में इतना अच्छा इंजन नहीं होता। इसका क्या मतलब है? एक दो चीजें आपको इससे पता लगेंगी। एक तो ये है कि अगर हम पिस्टन को वापस नहीं पहुंचाएंगे ए पे, तो क्या हम दूसरे साइकिल पे वर्क करा सकते हैं? नहीं करा सकते। इसका ये मतलब है कि जब हम हीट Q1 को लेते हैं तो हमको T2 टेम्परेचर पे Q2 हीट को रिजेक्ट करना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा लोअर टेम्परेचर, तो हम कंप्रेस करना कहां से स्टार्ट करेंगे? तो इसीलिए लोअर टेम्परेचर बहुत जरूरी है, और लोअर टेम्परेचर है तो हीट थोड़ी सी वेस्ट होगी, Q2 रिजेक्ट होगी ही होगी। तो एक चीज तो हमने ये पढ़ी है that no engine can be 100% efficient because we have to lose some heat at the sink at lower temperature T2। एक चीज। अब इसमें नेट वर्क डन हमारे कितना आया है ये, और इसको अगर हम Q के टर्म्स में लिखेंगे तो ये कितना है? Q1 minus Q2। मान लो किसी गैस से जब पेट्रोल जला, उससे हमने हीट ली 100 और उसको कंप्रेशन करके वापस उस तक पहुंचाया, इनिशियल लेवल तक हमको वर्क करना पड़ा 40। तो वर्क डन हमको कितना मिला? 60। किसके अनुसार? कार्नोट साइकिल के अनुसार। कितना मिला? 60। अब एक कार्नोट ने एक छोटा सा थ्योरम बनाया। उसने बोला दुनिया में आप कोई भी इंजन बना लो, वो आपको 60 नहीं देगा, 60 से कम देगा। क्यों? क्योंकि कार्नोट का इंजन एक थ्योरेटिकल इंजन है। कार्नोट के इंजन में हम क्या मान के चलते हैं कि जो गैस है वो कैसी है? आइडियल नहीं होती। इसमें हम क्या मानकर चलते हैं कि पिस्टन और सिलेंडर में कोई फ्रिक्शन नहीं है, जबकि प्रैक्टिकली होता है। तो दुनिया का कोई भी इंजन कार्नोट के इंजन जितना एफिशिएंट नहीं हो सकता। अगर कार्नोट इंजन ने 100 हीट लेके 40 रिजेक्ट करके 60 जूल वर्क किया है, तो सेम कंडीशन में इसी T1 और इसी T2 में दुनिया का कोई भी इंजन आपको 60 जूल काम करके नहीं दे सकता है। दिस इज कार्नोट्स थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए कार्नोट्स थ्योरम। कार्नोट्स थ्योरम एक दो बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे। नो प्रैक्टिकल हीट इंजन
no practical heat engine in the nature can be as efficient as Carnot's engine. Can be as efficient as Carnot's engine. वर्किंग बिटवीन, सुनिए शुरू में जो आपने क्या लिखा, नो हीट इंजन, उसके बाद लास्ट में लिखिए वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर्स, ठीक है। यानी सोर्स का टेम्परेचर T1 और एटमॉस्फेयर का सिंक का टेम्परेचर T2, इस दोनों टेम्परेचर के बीच सबसे अच्छा इंजन कार्नोट है, क्योंकि थ्योरेटिकल है, ठीक है। दिस इज कार्नोट थ्योरी। तो ये हम लोगों का कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल ये कंप्लीट हुआ, और हमारे सभी इंजन मोर और लेस इसी प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। किस समय क्या हो रहा होता है वो हम लोगों को सोचना है। जैसे हमने पेट्रोल इंजन बनाया, पेट्रोल इंजन में किस समय क्या हो रहा होता है इसमें देखिए, एक बार पेट्रोल जला, पेट्रोल जलने से क्या होता है, एक्सपेंशन। किस तरह का एक्सपेंशन, तो हम कहेंगे दोनों तरह के। कब बीच में चेंज हो जाता है हमको पता नहीं लगता। सुनिए, हमारा इंजन दौड़ रहा है मोटरसाइकिल का, उसका एक टेम्परेचर है 70 डिग्री, थोड़ी देर दौड़ता रहता है, फिर देखते हैं 70 है, फिर थोड़ी देर दौड़ता है, देखते हैं 70 है, तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो कौन सा है, प्रोसेस है आइसोथर्मल। तो जब ऐसा फैलता है तो वो कौन सा होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। लेकिन वही धुआं बाहर निकलता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, T2, तो वो कौन सा एक्सपेंशन, एडियाबेटिक। टेम्परेचर हो सकता है अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता हो, इसलिए एक्सपेंशन मीन्स वर्क डन बाय द गैस, भले उसके अंदर वो आइसोथर्मल हो रहा हो, भले एडियाबेटिक। एक्सपेंशन तो हुआ। तो A से लेके C तक ये कौन सी स्टेज है, जब पेट्रोल जलता है। जैसे हम एक्सीलरेटर देते हैं, पेट्रोल जलता है, पिस्टन ऊपर उठता है, चक्का आगे बढ़ता है, ये कौन सा स्टेज है, A to B, B to C, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद 4 स्ट्रोक इंजन में 3 स्ट्रोक और होते हैं। अगला स्ट्रोक लगता है, वो दबेगा और जले हुए धुएं को बाहर निकाल देगा, चैम्बर खाली कर देगा। फिर तीसरे स्ट्रोक में जाके वो पिचकारी जैसे पेट्रोल को खींच के लाएगा, और चौथे स्ट्रोक में जाके फिर वो उसको दबाएगा, कंप्रेस करेगा, ये चौथा स्ट्रोक। लेकिन ये तीनों स्ट्रोक मिला के क्या काम करते हैं, वर्क इज डन ऑन द गैस, क्योंकि वो काम गैस नहीं कर रही है। गैस ने जो हमको वर्क दिया, हमने स्टोर किया किसमें, चक्का चला रहा है, वो चक्का चल रहा है, वो वर्क हमने ले लिया, उसी चक्के के वर्क से हमने पिस्टन को दोबारा चलाया। वी आर डूइंग